नमस्कार। 19वीं सदी एक ऐसा दौर था जब यूरोपीय साम्राज्यवाद ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। आज हम इसी को दो बहुत अलग-अलग जगहों के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ है उत्तरी अफ्रीका और दूसरी तरफ सुदूर पूर्व। अब देखिए, ये दोनों इलाके एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे, लेकिन इन पर कब्जे की जो कहानी है वो हैरान करने वाली हद तक एक जैसी है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि आखिर यूरोपीय ताकतों ने दुनिया के दो इतने अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने के लिए एक जैसी रणनीतियां कैसे अपनाई। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका तरीका हर जगह काम कर गया। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे साम्राज्यवाद का एक ब्लूप्रिंट था जो लगभग हर जगह फिट बैठता था। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि साम्राज्य का ये नया युग आखिर था क्या। फिर हम उत्तरी अफ्रीका में मची होड़ को देखेंगे। इसके बाद सुदूर पूर्व में यूरोपीय प्रभुत्व पर नजर डालेंगे। फिर इन दोनों क्षेत्रों की तुलना करके उस एक ब्लूप्रिंट को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस साम्राज्यवाद की परछाई आज भी हम पर कैसे पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, साम्राज्य का एक नया युग। मतलब वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी ताकतें थीं जो 19वीं सदी में यूरोपीय देशों को पूरी दुनिया में फैलने के लिए उकसा रही थीं। मोटे तौर पर देखें तो इसके पीछे चार बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली, आर्थिक महत्वाकांक्षा। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। फैक्ट्रियों को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी और फिर बने हुए सामान को बेचने के लिए नए बाजारों की। दूसरी वजह थी तकनीकी श्रेष्ठता। भाप से चलने वाले जहाज, टेलीग्राफ और नए नए हथियार, इन सब ने उन्हें एक ऐसी ताकत दे दी थी जिसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन था। तीसरी वजह थी राष्ट्रवादी प्रतिस्पर्धा। यूरोप के देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची थी। जिसके पास जितनी ज्यादा कॉलोनियां, वो उतना ही बड़ा और ताकतवर माना जाता था। और चौथी और शायद सबसे दिलचस्प वजह थी सभ्य बनाने का मिशन। इन शक्तियों ने अपने कब्जे को ये कहकर सही ठहराया कि वो पिछड़े हुए समाजों को सभ्य बना रहे हैं, उन तक तरक्की पहुंचा रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपनी पहली केस स्टडी पर, उत्तरी अफ्रीका के लिए होड़। ये इलाका इस बात का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे यूरोपीय शक्तियों ने सीधे हमला करके जमीन पर कब्जा करके अपना साम्राज्य फैलाया। और ये सब हुआ कितनी तेजी से, वो आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं। कहानी शुरू होती है 1830 में, जब फ्रांस ने अल्जीरिया पर हमला किया। फिर देखिए, 1881 में फ्रांस ने टूनीशिया को अपना संरक्षित राज्य यानी प्रोटेक्टोरेट बना लिया। ठीक अगले ही साल 1882 में ब्रिटेन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। और इस होड़ का आखिरी बड़ा खिलाड़ी था इटली, जिसने 1911 में लीबिया पर आक्रमण किया। अब सोचिए, सिर्फ 80-81 सालों के अंदर पूरा का पूरा उत्तरी अफ्रीकी तट यूरोपीय ताकतों के कंट्रोल में आ चुका था। अच्छा, अब फ्रांस ने जो इलाके जीते, वहां उसने दो अलग अलग तरह के शासन चलाए। अल्जीरिया में उन्होंने अपनाया सेटलर कॉलोनियलिज्म। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि फ्रांस से लाखों यूरोपीय लोगों को लाकर वहां बसाया गया, जिन्होंने धीरे धीरे स्थानीय लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया। दूसरी तरफ टूनीशिया में उन्होंने प्रोटेक्टोरेट बनाया। यहाँ उन्होंने स्थानीय शासक को गद्दी पर तो बनाए रखा, लेकिन वो बस नाम का राजा था। असली ताकत तो फ्रांसीसी अधिकारी के हाथ में ही थी। ये एक तरह से कम खर्चीला और आसान तरीका था राज करने का। इस पूरी लड़ाई में मिस्र की अपनी एक खास अहमियत थी, और वजह थी ये स्वेज नहर। सोचिए, इस नहर को ब्रिटेन अपने एशियाई साम्राज्य की जीवन रेखा कहता था। क्यों? क्योंकि इसने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता हजारों किलोमीटर छोटा कर दिया था। तो जब मिस्र की आर्थिक हालत खराब हुई और वो कर्ज में डूब गया, तो ब्रिटेन ने मौका देखा, नहर में उसके शेयर खरीद लिए और फिर 1882 में एक बहाना बनाकर मिस्र पर सैन्य कब्जा कर लिया। जैसा कि हमने पहले बात की, इस रेस में इटली ने सबसे आखिर में एंट्री ली। वो भी फ्रांस और ब्रिटेन की तरह एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। इसी चाह में उसने 1911 में लीबिया पर हमला कर दिया। इटली का शासन बहुत ही बेरहम था, और जब उमर अल मुख्तार जैसे स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया, तो उसे कुचलने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा हिंसा का इस्तेमाल किया। चलिए अब उत्तरी अफ्रीका से निकलकर दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, हमारी दूसरी केस स्टडी सुदूर पूर्व।
यहाँ पर साम्राज्यवाद के कई अलग अलग चेहरे देखने को मिले जो उत्तरी अफ्रीका के सीधे कब्जे वाले मॉडल से काफी अलग थे। वैसे दक्षिण पूर्व एशिया में हमें काफी हद तक सीधा कब्जा ही देखने को मिलता है। जैसे ब्रिटेन ने धीरे धीरे करके पूरे बर्मा पर कब्जा किया और उसे ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा बना दिया। डच लोगों ने इंडोनेशिया पर राज किया और वहां के मसालों, रबर और तेल का खूब शोषण किया। फ्रांस ने वियतनाम, कंबोडिया और लाओस को मिलाकर फ्रेंच इंडो चाइना बनाया ताकि वहां के संसाधनों को आसानी से लूट सकें। और इस खेल में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। 1898 में स्पेन को हराकर उसने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया। लेकिन चीन की कहानी बिल्कुल अलग है। चीन पर किसी एक देश ने सीधा कब्जा नहीं किया, उसे धीरे धीरे संधियों और समझौतों के जाल में फंसाकर कमजोर किया गया। इसकी शुरुआत हुई अफीम युद्धों से, जिसके बाद चीन को जबरन अपने बाजार खोलने पड़े। फिर हुई नैनकिंग की संधि, जिसमें उसे हांगकांग ब्रिटेन को देना पड़ा और कई असमान संधियां माननी पड़ी। जब चीनी लोगों ने बॉक्सर विद्रोह के जरिए इन विदेशी ताकतों का विरोध किया तो कई देशों की सेनाओं ने मिलकर उस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। और आखिर में आया बॉक्सर प्रोटोकॉल, जिसने चीन पर इतना भारी जुर्माना लगाया और ऐसी शर्तें थोपी कि उसकी आज़ादी बस नाम की रह गई। बॉक्सर प्रोटोकॉल के बारे में बिल्कुल सही कहा गया है कि ये चीन की संप्रभुता के हनन का एक स्पष्ट प्रतीक था। सोचिए, एक संधि जो किसी देश को अपनी ही राजधानी में विदेशी सैनिकों को तैनात करने की इजाज़त देने पर मजबूर कर दे, वो उस देश के लिए कितने बड़े अपमान की बात होगी। लेकिन सुदूर पूर्व में एक देश ऐसा भी था जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया, और वो था जापान। पश्चिमी ताकतों का गुलाम बनने के बजाय जापान ने उन्हीं के तौर तरीके सीखे। 1868 की मीजी पुनर्स्थापना के बाद उसने अपनी इंडस्ट्री, अपनी सेना को तेजी से मॉडर्न बनाया और देखते ही देखते वो खुद एक साम्राज्यवादी ताकत बन गया। इतना ही नहीं, उसने चीन और रूस जैसी बड़ी शक्तियों को जंग में हराया और कोरिया जैसे देशों पर कब्जा भी किया। तो अब हम पहुंचते हैं अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। 2 क्षेत्र, एक ब्लूप्रिंट। यहाँ हम उत्तरी अफ्रीका और सुदूर पूर्व दोनों मामलों को एक साथ रखकर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में आखिर क्या कॉमन था, वो क्या साझा पैटर्न थे जो बार बार नजर आते हैं। और यहीं पर पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है आर्थिक शोषण। उत्तरी अफ्रीका में खाने पीने की फसलों की जगह गेहूं और जैतून जैसी नकदी फसलें उगाई जाने लगीं। सुदूर पूर्व में चीन को अफीम के व्यापार में धकेला गया और दक्षिण पूर्व एशिया से रबर और टिन निकाला गया। दूसरा पॉइंट, सैन्य श्रेष्ठता। अल्जीरिया में फ्रांसीसी तोपें थीं तो चीन के तटों पर ब्रिटिश जहाज। नतीजा एक ही था, स्थानीय सेनाओं की हार। तीसरा, वैचारिक औचित्य। अपने कब्जे को सही ठहराने के लिए फ्रांस ने सभ्य बनाने का मिशन का नारा दिया तो अमेरिका ने फिलीपींस में अपने राज को श्वेत व्यक्ति का बोझ बताया। बातें अलग थीं लेकिन मतलब एक ही था। और इन सब के जवाब में चौथा पॉइंट देखिए, राष्ट्रवादी प्रतिरोध। अल्जीरिया में अब्द अल कादिर ने विद्रोह किया तो चीन में बॉक्सरों ने। मतलब जगह और लोग अलग थे लेकिन कहानी का ढांचा, वो ब्लूप्रिंट बिल्कुल एक जैसा था। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, साम्राज्य की स्थायी छाया। इस दौर ने दुनिया पर ऐसे कौन से निशान छोड़े हैं जो आज भी मिटे नहीं हैं? साम्राज्यवाद की विरासत बहुत गहरी और जटिल है। सबसे पहले तो इन ताकतों ने नक्शे पर पेंसिल से मनमानी सीमाएं खींच दी, जिन्होंने कई समुदायों को बांट दिया और आज भी कई देशों में संघर्ष की बड़ी वजह है। दूसरा, उन्होंने जो भी आर्थिक ढांचा बनाया वो सिर्फ अपने फायदे और शोषण के लिए बनाया, स्थानीय विकास के लिए नहीं। इसी दमन और शोषण के खिलाफ चीन जैसे देशों में बड़े बड़े क्रांतिकारी आंदोलन खड़े हुए और आखिरकार उपनिवेशों को लेकर यूरोपीय ताकतों के बीच की ये होड़ और दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि ये प्रथम विश्व युद्ध के बड़े कारणों में से एक बनी। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि 19वीं सदी के साम्राज्यवाद को समझना सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। जैसा कि कहा गया है, ये समकालीन वैश्विक असमानता और संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए आवश्यक है। आज दुनिया में जो अमीरी गरीबी की खाई है, जो राजनीतिक तनाव हैं, उनकी कई जड़ें साम्राज्यवाद के उसी दौर में हैं। ये इतिहास हमें यही याद दिलाता है कि कैसे कुछ दशकों में लिए गए फैसले आने वाली कई सदियों तक पूरी दुनिया की तकदीर तय कर सकते हैं।